ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं पानीपत की। 1,93,000 के लगभग कुल मतदाता यहां पर हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पंजाबी वोटर हैं, जिनकी संख्या लगभग 85,000 है। इसके अलावा ब्राह्मण, वैश्य, जाट आदि मतदाता भी यहां पर ज्यादा संख्या में हैं, जो कि निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इनेलो ने नीलम नारंग को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने रोहिता रेवड़ी को टिकट दिया है। बीएसपी से धनपत नायक चुनावी मैदान में है। कांग्रेस के वर्तमान विधायक बलबीर पाल शाह चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो उनकी जगह उनके भाई का नाम सबसे आगे चल रहा है। इस चुनावी क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है और पार्टी से ज्यादा यहां पर उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि ज्यादा हावी रहती है, जिसमें रोहिता रेवड़ी अभी तक सबसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उभर रही हैं। वहीं अगर बात करें पानीपत ग्रामीण की, तो ये विधानसभा क्षेत्र 2009 में अस्तित्व में आया और आजाद उम्मीदवार ओम प्रकाश जैन ने इनेलो की बिमला कादयान को हराया। इस बार इनेलो ने निशांत सिंह मलिक को टिकट दिया है, तो बीजेपी ने महिपाल ढांडा को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां भी बीजेपी कार्यकर्ता उम्मीदवार को बाहरी बताकर विरोध जता रहे हैं। चलिए इसका जिक्र भी करते हैं। जगवीर जी, क्या लगता है दोनों विधानसभाओं की अगर बात करें तो किस तरीके की तस्वीर यहाँ से बनती हुई आपको दिखाई दे रही है? देखिए, पानीपत शहरी की अगर बात करें तो रोहिता रेवड़ी हैं, वो आप भी बता रहे हैं, वो आगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत उम्मीदवार यहाँ है। ठीक है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के जो कि बलबीर पाल शाह हैं, पहले वो नाराज भी थे हुड्डा साहब से और उन्होंने अपना रिजाइनमेंट शो भी किया था, बाद में वो मान भी गए थे। अब ये रूठना मनाना राजनीति में एक अजीब चीज अरुण जी है। पहले रूठ जाते हैं, फिर मान जाते हैं। अब वो कह रहे हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, भाई को टिकट दे दो। अब उन्होंने कितना काम जनता के लिए किया है, जनता के लिए कितना अवेलेबल हो रहे हैं और भाई की क्या इमेज है, ये सारी चीजें देखेंगे। लेकिन आगे फिर जनता ये देखेगी सरकार किसकी बनने वाली है। तो मुझे लगता है कि इस सीट पे भारतीय जनता पार्टी आगे है और शायद सीट भी निकाल ले, जैसा कि नजर आता है। लेकिन एक मिनट अभी, जब पानीपत ग्रामीण की हम बात करते हैं, उसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं बताऊंगा आपको। पानीपत ग्रामीण में भारतीय जनता पार्टी ने जिस आदमी को टिकट दिया है उसका विरोध हो रहा है। हालांकि विरोध और सीटों पे भी है, लेकिन जिस आदमी को मैं जानता हूं पानीपत भारतीय जनता पार्टी के लिए जिसने खून पसीना एक किया है, वो हमारे मित्र भी हैं, अहलावत साहब, है ना, सुरेंद्र अहलावत। वो मेरे ख्याल से टोटली इग्नोर कर दिए गए। मैं उम्मीद कर रहा था कि उनको टिकट मिलेगा। अगर उनको टिकट देती भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित तौर पे पानीपत ग्रामीण भारतीय जनता पार्टी की झोली में होती। अच्छा, यही चीज अगर, क्योंकि आपने जो बताया, क्योंकि आप तो पर्सनली उनको जान रहे हैं इसीलिए बात बता रहे हैं, क्या इसका कोई असर आप देखते हैं कि उनको अगर टिकट नहीं मिला तो कहीं ना कहीं भीतरगात या उनका जो वोटर है, उनका जो व्यक्तिगत जो उनको जानने वाले लोग हैं, उनके साथ आकर के और जिस कैंडिडेट को टिकट दिया गया उसके साथ नहीं जाएंगे? देखिए, सुरेंद्र अहलावत मेरे ख्याल से एक डिसिप्लिन्ड आदमी है, पार्टी की नीतियों में विश्वास करने वाले आदमी है। वो दल बदलुओं में से कम नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर वो दिल से और पूरा वर्कर मिलकर काम करेगा तो शायद उनको फायदा हो सकता है। लेकिन पानीपत ग्रामीण पे कांग्रेस पार्टी को भी हम एक मजबूत रेस्पेक्ट मानते हैं। तो वो मेरे ख्याल से इतनी आसानी से कांग्रेस पार्टी जो है इस सीट को हाथ से नहीं जाने देगी। धर्मपाल जी, आपको क्या लग रहा है इस विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इंडियन नेशनल लोकदल कहीं टक्कर में यहाँ दिखाई नहीं दे रही है? क्योंकि बात की जाए, देखिए पानीपत शहर की बात करें तो रोहिता रेवड़ी, क्योंकि नगर निगम में उन्होंने 10,000 से ज़्यादा वोट उनसे ज़्यादा जीत दर्ज की थी और इसीलिए अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं जब से वो प्रचार में लोग उनके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बलबीर पाल शाह, उनके छोटे भाई, वो भी कहीं ना कहीं प्रचार में लगे हुए हैं, तो टक्कर वहाँ पर दिखाई दे रही है। इंडियन नेशनल लोकदल बाहर है। नहीं, हम बाहर नहीं है जी। हमारे तो नीलम नारंग को टिकट दे रखी है और वो बिल्कुल मुकाबले में है। और जहाँ तक आपने पानीपत ग्रामीण की जो बात की, हमारे निशांत सिंह मलिक को टिकट दी है। और मैं थोड़ा सा आपको यही बताना चाहूंगा कि जब चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री बने थे 1987 में, हमने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया था, हमने उसमें 4-5 बातें रख रखी थी। कर्जा माफी की, पेंशन की और भ्रष्टाचार बंद, बिजली पानी का प्रबंध। हमने जिस दिन ओथ ली थी उसी दिन चौधरी देवीलाल ने, उसी समय जब हरियाणा भवन में ओथ ली थी 1987 के अंदर, दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री जब बने थे, वो जो वायदे करके सारे पहली कलम से हमने पूरे कर दिए थे। अब जैसे वो कह रहे थे, शंभू जी भी कह रहे थे और नरवाल साहब भी कह रहे थे, मुख्यमंत्री ने पानीपत में घोषणाएं की हैं, जाके अभी रैली की थी उन्होंने और गुहाने में तो घोषणाएं की थी। और आज भी ये, अब तो ये आचार संहिता लगी, उससे पहले जितनी इन्होंने घोषणाएं की, ये नवंबर से शुरू करेंगे, वो करेंगे। हमने कभी ऐसा नहीं किया, हम तो सरकार बनाते ही अपनी जो घोषणाएं करते वो लागू कर देते। नहीं, लेकिन 2000 में बिजली का मुद्दा उठाया था आपने, बिजली का मुद्दा हमने उठाया था, उसी का 2005 में करंट वही कराया भी, वही 2000 जो चौटाला जी की जो घोषणाएं थी कि मीटर बंद और बिजली नहीं, चौटाला साहब ने कहीं नहीं कही बिजली के बिल हम वो करेंगे, उन्होंने ये कहा, लेकिन उन्होंने स्कीम चलाई थी कि आपका जो बिल है उसको 25% दे दो, हम पूरा माफ कर देंगे। अच्छा, उन्होंने जिस तरीके से बात कही थी, चौटाला साहब ने जो मुद्दा बनाया था, देखिए एक बात नहीं, जब क्योंकि बंसीलाल जी की सरकार थी, थैली आपने
साहब ने तो खत्म किया। अनूप मैं आपके पास भी आ रहा हूं। उदा साहब के तो 3 एकड़ थी पेरेंटल जमीन इनकी। अनूप इस तरीके से या तो आपस में आप बात करें या तो आपस में बात करनी नहीं चाहिए इनको। नहीं आप या तो दिल्ली की बात थोड़ी करें आप। धर्मपाल देखिए धर्मपाल जी या तो आप लोग आपस में बात करें ये छेड़ रहे। हाँ तो क्योंकि देखिए अनूप जी सबको मैं बराबर से मौका दे रहा हूँ बोलने का, तो अपने मौके पर आप बोलिए। उससे पहले मैं ये इनकी तरह से धर्मपाल चलिए, जब बंसीलाल जी की सरकार गई थी तो बिजली पानी के वो बिजली नहीं थी बिल्कुल भी, तो चौटाला साहब ने मुद्दा बनाया कि ना तो मीटर होगा ना मीटर रीडर होगा। नहीं जी नहीं, ये उन्होंने मुद्दा बनाया और 2005 में करंट लगा ना हमने कहीं कही। ये हमने कभी बात नहीं की। हाँ हमने बिजली 24 घंटे बिजली देने की बात की, हमने वो दी। हमने पानी नहरों के अंदर काई लगी, नहरों के अंदर पूरा पानी दिया किसान को। हमने कभी बिजली की कभी चौधरी देवीलाल के और चौधरी ओम प्रकाश टाइम पे कभी बिजली। चलिए ठीक है, ये खैर मुद्दा दूसरी तरफ चला जाता है। बात पानीपत की हम कर रहे थे अनूप, क्योंकि बलबीर पाल शाह तो अब कह रहे हैं कि उम्र ज्यादा हो गई है, अब नहीं वो उनके भाई लड़े या बलबीर पाल शाह जी लड़े, लेकिन आप पारिवारिक उनमें कलह भी उन्होंने इतना विकास करवाया पानीपत में, शहर की बात कर रहा हूँ। हाँ। उन्होंने 2009 में टेक्सटाइल बनवाई, मिलें चालू करवाई। एक हैंडलूम इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा, एक पानीपत शहर को नगर निगम का दर्जा दिलाया। हाँ। एक 90 करोड़ रुपए से ड्रेन का काम चालू हो रहा है पानीपत में। हाँ। दूसरा पानी प्यूरिफाई का प्रोजेक्ट चालू हो रहा है। सीएम साहब यहाँ पे काफी बार आए, यहाँ पे तो इतना ज्यादा विकास हुआ है, इस पे तो कोई भी पार्टी कहीं टिकती ही नहीं है। ये आप और अब बीजेपी वाले कैंडिडेट का तो विरोध वहां पे आप कह रहे थे, वो चाहिए उन्होंने कुछ भी किया हो वहां पे जीत दर्ज किस तरह से की। नगर निगम का एक छोटा चुनाव होता है, जब विधानसभा में आते हैं तो लोग देखते हैं सब कुछ, वहां पे तो वो कहीं टिकेंगे, उनका खुद का ही वर्कर विरोध कर रहे हैं, वो जीतेंगे कहां से? उनके खुद के वो बाहर, उन पे पहले कह रहे कि बाहर का है, बाहर का है, बाहर का है। चलिए जीतने वाला कोई मुद्दा ही नहीं है। यहाँ नहीं कह रहे, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, कम से कम यहाँ पर तो अगर काम चलिए क्यों नाराज हुए? जिसका कमरा बड़ा सब में होती है। आप अपने परिवार से लगाइए, जिसमें वो हमने बैठ के सुलझाया, उसके बाद में वो तो कह रहे हैं कि बहुत विकास के काम हुए, तो फिर क्यों मुद्दा विकास को बनाया जा रहा है पानीपत की खास तौर पर? मेरे मित्र को इस बात को समझना चाहिए कि कांग्रेस की स्थिति आज ऐसी है, उस पक्षी की तरह है जो अपने पे प्रहार होने से पहले आंखें बंद कर लेता है और ये सोचता है कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो प्रहार करने वाले को दिखाई नहीं दे रहा। प्रहार करने जा रहे हैं। दूसरी बात, वो तो जनता इनको बताएगी जो विकास हुआ, कितना विकास हुआ, जनता सब जानती है। वहां जो समस्याएं हैं, पानी की समस्या, निकासी की समस्या, 100% सड़कें टूटी हुई है, औद्योगिक क्षेत्र बिल्कुल उपेक्षित है। हैंडलूम की जो कपड़ा मार्केट है, उसको कोई सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। एक खाली पार्क का एक विवाद था, वो किसी प्राइवेट आदमी को दे दिया गया था, वो कोर्ट से उसका निपटारा हुआ। उसके अलावा हमने जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां रोहिता रेवड़ी को उतारा है, वो जमीन से जुड़ी हुई नेता है। उन्होंने रिकॉर्ड मतों से अपने वार्ड में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में वार्ड नंबर 10 से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। ठीक है, क्या ये आधार हो सकता है विधानसभा में जीत का? जो जनता से जुड़ा हुआ नेता है, जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, उसका जो सशक्त कार्यकर्ता उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसका फायदा हमें जरूर मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। और जहां तक पानीपत ग्रामीण की बात है, हाँ। मेरे मित्र नरवाल साहब ने कहा कि जी सुरेंद्र अलावा जो उनके मित्र हैं पर्सनली, हाँ। उनको वो टिकट नहीं मिला। हाँ। मैं सिर्फ उनसे इतना कहना चाहता हूं कि आपके मित्र हैं, आप उनको अच्छी तरह जानते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे अच्छे लोगों के कर्मठ कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, और वो भी हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हम वो वाली सीट भी निकालेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। शंभू जी, ये दोनों सीटें जिस तरीके से इन पर, पानीपत शहर की अगर बात करें तो बीजेपी, क्योंकि रेवड़ी जी हैं, और दूसरा बलबीर पाल शाह के जो छोटे भाई हैं, इस बार वो भी कहीं ना कहीं टक्कर में दिखाई दे रहे हैं। उनका जो खुद का जनाधार है पर्सनली, व्यक्तिगत, इसीलिए मैंने बात कही थी कि यहाँ पर व्यक्तित्व के ऊपर ज्यादा लड़ाई रहेगी कि कौन सा व्यक्ति कहाँ कितना सही है। तो क्या लगता है आपको? नहीं, इसमें दोनों ही बातें हैं। एक तो व्यक्तित्व का, एक कैंडिडेट की जो स्ट्रांगनेस है वो, दूसरा कि विकास का मुद्दा भी है यहाँ पे। ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए पानीपत की उपेक्षा नहीं हुई होती तो निश्चित रूप से अभी लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत सरकार को वहाँ पे विकास के लिए घोषणा नहीं करनी पड़ती। तो निश्चित रूप से एक मुद्दा है। और यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो पूरे हमारे साथी हैं अभी इस पैनल में,
वो मतलब एक चीज से होते हैं कि मैं जब बोलता हूं तो उन्हें लगता है कि जो मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं या उनके खिलाफ मैं बात कर रहा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जिसकी सरकार रहेगी आंकड़े तो हम उसी के लेंगे ना। चाहे इससे पहले अगर इनेलो की सरकार थी तो उस समय में इनेलो के आंकड़े होंगे। भाजपा ने कभी सरकार बनाई नहीं है तो उनकी आंकड़ा हम कहां से लाएं? आंकड़े जो हमारे चीजें हैं वो ऑलरेडी कांग्रेस सरकार की है या इनेलो की होगी, क्योंकि दोनों ने ही सत्ता संभाली है। तो वहां से जो भी आंकड़े मुझे मिलेंगे विकास के या नहीं विकास नहीं होने के या घोषणाओं के, इन्हीं दोनों के होने हैं। तो मैं आंकड़ा कहां से लाऊं? तो ये चीज, हाँ बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही शंभू जी। तो इस पानीपत में भी विकास एक मुद्दा है और अभी इस बार जब जनता वोटिंग करने जाएगी तो निश्चित रूप से विकास को एक मुद्दा बनाएगी और वो देखेगी कि कौन सी सरकार स्टेट में बनने वाली है और कौन सी अभी कौन से दल हैं। पानीपत रैली का कोई असर आप देखते हैं? पानीपत में जो रैली हुई है उसका अभी कुछ अभी तो मतलब सरकार की स्थिति ही मतलब कि बहुत ही अच्छी नहीं है पूरे कंडीशन में। पूरे आप देखें तो इस चुनाव में, पिछले चुनाव से लेकर इस जो दूसरा कार्यकाल रहा है वो कार्यकाल कहीं न कहीं संदेह के दायरे में है। विकास को लेकर के तमाम चीजों के, आज मान लीजिए मैं मुद्दे की बात करें तो मैं करीब 10 मुद्दे ऐसे हैं जो कि वहां पे काम कर रहे हैं। विकास में भेदभाव का आरोप है, नौकरियों में भेदभाव का आरोप है, भूमि अधिग्रहण का मसला है, सड़कों का स्थिति है, भ्रष्टाचार का है, बिजली की स्थिति है, स्वास्थ्य सेवा और बेरोजगारी, शिक्षा और निजीकरण और ठेकेदारी प्रथा की जो समस्या है वो है, और टोल नाके। ये सारे सब्जेक्ट करनाल क्षेत्र में सक्रिय सभी विधानसभाओं में पूरे, हाँ कोई एक की बात नहीं कर रहा। टोल नाके से तो यहाँ बहुत ये पूरे टोल नाका की स्थिति आप देख लीजिए। आपने बस वाले में क्या किया? बस की परमिट, निजी परमिट दी है, उससे आपके सरकारी परेशान हुए कर्मचारी। तो कुल मिलाकर के ये पूरे करनाल के इस क्षेत्र में ये सारे 8-10 बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर के जनता के दिमाग में बात चल रही है और वो सोचेगी। और पार्टियां भी इन्हीं मुद्दों को कहीं ना कहीं पूरे स्टेट का, ये पूरे स्टेट का मसला है कि ये चीज रुकने वाली। चलिए बिल्कुल, चलिए जाते जाते समालका क्षेत्र के बारे में और बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हरियाणा जनहित कांग्रेस के जो विधायक बने थे धर्म सिंह छोकर जी, बाद में कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हो गए। उसके बाद अब अगर बात की जाए तो राम भतेरी को इंडियन नेशनल लोकदल ने टिकट दिया है, तो बीजेपी ने शशिकांत कौशिक को टिकट दिया है जो कि रमेश कौशिक जी के रिश्तेदार हैं। इस तरीके की यहाँ पर स्थिति बन रही है। जगवीर जी क्या लगता है आपको समालका के बारे में? देखिए, समालका गुजर बाहुल्य क्षेत्र है। हाँ। और इसमें धर्म सिंह छोकर जी विधायक बने हरियाणा जनहित कांग्रेस से, लेकिन हरियाणा जनहित कांग्रेस अपने विधायकों को संभाल नहीं पाई और कांग्रेस पार्टी से वो टिकट मांग रहे हैं। तो इनका एक मेरे ख्याल से जो कास्ट कंपोजिशन है वो एक फैक्टर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कौशिक जी को टिकट दिया है जो रमेश कौशिक के रिलेटिव हैं। हाँ। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से और सारे साथी बात कर रहे हैं कि पर्सनालिटी देख के लोग चुनाव में जाते हैं, वोट देते हैं। ऐसा नहीं है पर्सनालिटी देख के लोग वोट देते हैं, लोग इस बात को देख के वोट देते हैं कि हमारा काम कौन करवाएगा। अगर पर्सनालिटी देख के वोट देते तो कई एमपी ऐसे बने हैं हरियाणा में। ये भी पिछली जो मोदी साहब, हालांकि मोदी साहब की छवि एक युवा भारत ने देखा कि कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए और उनमें आस्था व्यक्त करी। लेकिन हरियाणा में कई व्यक्ति ऐसे एमपी बन गए जो किसी गाँव में पंच बनने लायक नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि भाई उनका फलां का रिश्तेदार बन गया है, उनको टिकट दे दिया, उसको दे दिया। मुझे तो उम्मीद ये भी है कि शायद वंदना शर्मा भी कहीं सफेदों से चुनाव ना हार जाए। ऐसा नहीं, मुझे तो पूरा डाउट है कि वो कैसे चुनाव जीत जाएंगी। लेकिन अलग भारतीय जनता पार्टी की शुभकामनाएं ये जो बात कह रहे हैं मैं उस पर इस्तेमाल नहीं रखता हूँ। ये ऐसा कह के जो लोगों ने जनाधार दिया है, जो लोगों ने अपना वर्डिक्ट दिया, उसको नकार नहीं, मैं बिल्कुल नहीं नकार रहा हूँ। आप उसी को नकार रहे हैं। नहीं, वो तो नकारेंगे, वो तो जो ये कह रहे हैं लोकसभा के लिए चुनाव अलग था, विधानसभा के लिए आपने कहा ऐसे विजेंद्र, आपको क्या लगता है हरियाणा जनहित कांग्रेस के, क्योंकि धर्मपाल सिंह छोकर हरियाणा जनहित कांग्रेस से जीते थे, तो क्या लगता है यहाँ पर हरियाणा जनहित कांग्रेस का जनाधार था या फिर धर्म सिंह छोकर का जनाधार था? देखिए, जो धर्म सिंह छोकर को वोट नहीं दी थी लोगों ने, चौधरी कुलदीप बिश्नोई को वोट दी थी और आज भी उनका जनाधार यू का यू है। आज भी वहां से राजेंद्र चौधरी हैं, अनिल कौशिक हैं, युवा चेहरे हैं बिल्कुल और बड़े सुलझे हुए वो हैं। अभी पीछे प्रोग्राम में देख के आया था भगवा बिश्नोई जी का और कुलदीप बिश्नोई जी का, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम था और जीटी रोड बेल्ट पे तो बहुत अच्छी पकड़ है। और कांग्रेस पार्टी की जो टोल नीति बनाई है, रोहतक और पानीपत सबसे महंगा टोल है यहाँ।
अब देखो पूरे हरियाणा का वो नहीं, देखो, समालखा की मैं बात करना चाहूँ तो समालखा में, क्योंकि वो तो कांग्रेस में चले गया, तो उसमें मुख्य निस्संदेह संसदीय सचिव भी कोई बदल दिक्कत गए। नहीं है। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जिसको भी उतारेंगे वहां से प्रत्याशी वो। अच्छा, तो आपका मानना है कि वो हरियाणा जनहित का जो जनाजा था वो अभी भी है? वो बढ़िया है, घटा नहीं है। चलिए 10-10 सेकंड में मैं आपके फाइनल, सिर्फ 10 सेकंड, आज सिर्फ मैं 10 ये सेकंड। बताना चाहूंगा कि जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे पूरे हरियाणा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जी का एक मुखट्टा पहन रखा था। आपने देखा होगा रैलियों के अंदर जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे नरेंद्र मोदी जी का मुखट्टा पहन के आते थे। 3-4 महीने हो गए, अब वो मुखट्टा उनका फट गया है, उतर चुका है। उसमें से असली चेहरा उनका आने लग गया है। अनूप, यहाँ पे एक हंसका का मेरी एक सवाल मिनट था। सुनिए। नहीं, नहीं, आज नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की लहर चल रही है और चलिए 100% सरकार देखते हैं वो लहर। समालखा में हजका का कोई जनाधार नहीं है। हाँ। कहीं पे भी कुलदीप बिश्नोई का अगर इस चुनाव में किसी का सुपड़ा साफ होने वाला है तो वो हजका का होने वाला है। ठीक है, ये धर्म सिंह कांग्रेस- छोकर के अपने- कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस यहाँ पे तीसरी बार सरकार बनाएगी। चलिए, और कांग्रेस राकेश का जी, प्रत्याशी राकेश जी, जीत का हासिल करेगा। हमने यहाँ जितनी से बड़ी रैली- शशिकांत कौशिक जी को टिकट दिया है। हाँ। और इस बार हरियाणा की जनता ये मन बना चुकी है, वो एक ही पार्टी, जनता बहुत समझदार है, एक ही पार्टी का बहुमत देगी और भारतीय जनता पार्टी इस बार अपनी सरकार बनाएगी और हम समालखा से भी चुनाव जीतेंगे। शंभू जी, फाइनल कमेंट बहुत शॉर्ट में। यहाँ पे विकास एक मुद्दा रहेगा और धर्मपाल छोकर जी को पार्टी चेंज करने का हो सकता है खामियाजा भुगतना पड़े। खमियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। तो ये रही बात करनाल लोकसभा की, जो हमने जहां तक बात की, तो यहाँ पर पूरे हर एक विधानसभा में टक्कर तो देखने को मिल रही है। टक्कर तो है पूरे विधानसभा की जो बात है उसमें देखिए अभी सांसद बीजेपी का है और हर बूथ से बीजेपी को सीट वोट मिला है ज्यादा। तो उसका इस असर पे उसका असर इस विधानसभा में देखने सांसद को मिल बीजेपी सकता का, लेकिन है। वोटर बीजेपी के नहीं है। चलिए ये भी देखते हैं। चलिए फिलहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और करनाल लोकसभा क्षेत्र के बारे में हमने बात की और एक एक विधानसभा का पर्टिकुलरली हर अलग अलग हमने विश्लेषण करने की कोशिश की। हर सीट पर मुकाबला बहुत टक्कर का होने जा रहा है। हरियाणा जनहित कांग्रेस का दावा है कि इस बार वो जीत, क्योंकि जीटी रोड की ये बेल्ट है पूरी की पूरी, यहाँ पर वो जीतेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल का भी यही दावा है, कांग्रेस का भी यही दावा है कि तीसरी बार सरकार होगी। भारतीय जनता पार्टी अभी भी मोदी लहर पर सवार होकर जीत की उम्मीद में चुनाव लड़ रही है। तो देखना होगा चुनाव जब 15 अक्टूबर को होंगे, वोट डाले जाएंगे, जनता किसकी किस्मत का बटन दबाती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।